हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर 5 का पार्ट 2, इंडिगो का पार्ट 2। इंडिगो के पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो राजकुमार शुक्ला एक बेचारा गरीब सा और बहुत ही तंग हाल सा किसान था, वो गांधी जी के पास आता है और उनको बताता है कि किस तरीके से इंडिगो जो फार्मर हैं, इंडिगो उगाने वाले फार्मर हैं, किस तरीके से उनको इंग्लिश लैंडलॉर्ड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर वो गांधी जी को रिक्वेस्ट करता है कि भाई वो चंपारण में आएँ और चंपारण में आकर के उन किसानों की प्रॉब्लम्स को देखें और उसके बारे में कुछ ना कुछ समाधान निकालें। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर चंपारण पहुंच जाते हैं और उसके बाद जब वो किसानों से बात करते हैं तो वो मोतीहारी जाते हैं और भी दूसरे स्थानों पर जा कर के इस बारे में वो पता करते हैं कि भाई किसानों के साथ क्या क्या हो रहा है। फिर वो किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर उन्हें राजेंद्र प्रसाद और दूसरे वकील मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं। इस तरीके से आइए हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इंडिगो फार्मर जो बिहार में थे, किस तरीके से उनके जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और इसके बाद अब क्या होने वाला है। जब प्रोटेस्ट चलते हैं अंग्रेज़ों के अगेंस्ट तो वहाँ पे गांधी जी पे केस हो जाता है और उस केस में जब बहुत सारे किसान कोर्ट को घेर लेते हैं तो जज भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी परेशान हो जाता है। तो इसी तरीके से वो गांधी जी से हेल्प मांगते हैं कि भाई उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को दूर करें, उनकी हेल्प करें इसमें। तो गांधी जी उनकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाते हैं और सेंटेंस को जो है ना वो 120 मिनट के लिए मतलब 2 घंटे के लिए टाल दिया जाता है। और उसके बाद जब कोर्ट दोबारा से शुरू होती है तो गांधी जी को छोड़ दिया जाता है कि भाई इसके बारे में जो अभी जो फैसला है वो अभी नहीं होगा और ये फैसला बाद में किया जाएगा। तो आइए हम आगे देखते हैं क्या होता है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। तो ये सारे के सारे वकील वहाँ पर पहुँच जाते हैं बिहार से और जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट थे, बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे और वो गांधी जी के पास पहुँच जाते हैं। दे कन्फर्ड विद गांधी और वो गांधी जी के साथ कन्फ्रेंस करते हैं, मतलब मीटिंग करते हैं। दे वुड व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। भाई गांधी जी ने पूछा कि अगर मुझे सेंटेंस हो गई, मतलब सज़ा हो गई, जेल की सज़ा हो गई, तो वो क्या करेंगे, वकील क्या करेंगे। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो एक एडवोकेट था, जो सीनियर एडवोकेट था, उसने क्या कहा, वाई, भाई क्यों, भाई ऐसा क्यों होगा कि भाई हम कि यहाँ क्यों रुकेंगे। द सीनियर एडवोकेट रिप्लाइड, ठीक है, उसने ये उत्तर देते हुए कहा भाई क्यों, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, भाई वो तो गांधी को एडवाइज और हेल्प करने के लिए आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि गांधी खुद ही जेल चला गया तो दे वुड बी नो बडी टू एडवाइज, भाई उनके पास कोई भी नहीं होगा जिसको हम सलाह दे सकेंगे। एंड दे वुड गो होम, तो हम अपने घर चले जाएंगे। तो इस तरीके से वो एडवोकेट कह देता है। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड। तो गांधी ने एक डिमांड करी कि भाई जो इनजस्टिस हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के साथ, जो इंडिगो फार्मर है उनके साथ, उसका क्या होगा फिर। द लॉयर विड्रू टू कंसल्ट, जो लॉयर्स थे, जितने भी वहाँ पे वकील थे, तो वो कहाँ चले गए, वो वकील चले गए कंसल्ट करने के लिए, मतलब कि भाई वो सलाह करने के लिए अलग हो गए, मतलब गांधी जी से थोड़ा सा दूर हो गए सभी वकील और वो सलाह करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। तो राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, जब वो सलाह करके आए तो उसने रिकॉर्ड कर लिया अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, जो भी उनकी कंसल्टेशन थी, जो भी उनका सलाह मशवरा हुआ था, उसका जो निष्कर्ष था वो गांधी इसने राजेंद्र प्रसाद जी ने वो रिकॉर्ड कर लिया। दे थॉट अमंगस्ट देम सेल्फ that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only resident of the adjoining districts
but also those who claim to have served these peasants should go home. It would be a shameful desertion. तो यहाँ पे क्या कहते हैं राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि they thought among themselves, भी वे जो अपने आप को खुद में उन्हीं किसानों में से एक सोचते हैं, ठीक है, किसानों में से अमंगस्ट मतलब उन सब किसानों में से एक लगाते हैं, मतलब वहीं के बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं वो, दैट गांधी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, लेकिन गांधी जी जो हैं वो बिल्कुल अजनबी हैं इन लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, चंपारण के लोगों के लिए, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन, और फिर भी वो प्रिपेयर हैं, बिल्कुल तैयार हैं जेल जाने के लिए। किसके लिए? इन किसानों के लिए, भाई किसानों के हक के लिए वो जेल जाने के तैयार हैं। इफ़ दे, और वो क्या कर रहे हैं, वो किसान क्या कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, ना केवल वो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, बाशिंदे हैं, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, और इस या फिर इन जो डिस्ट्रिक्ट में लड़ाई चल रही है ये उससे जुड़े हुए हैं, उनके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं, बट आल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पेशेंट्स, हालांकि वो क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि वो इन किसानों की सेवा कर रहे हैं, शुड गो होम, क्या वो उनको घर चले जाना चाहिए, इट वुड बी ए शेमफुल डिजर्शन, तो जो ये डिजर्शन होगी, जो यहाँ से वो भागने का काम कर रहे हैं, जो भगोड़ापन उनका काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ही गलत काम होगा, बहुत ही शेमफुल होगा, बहुत ही शर्मनाक होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट टू गांधी, तो इसके बाद वो कहाँ पर गए, वो गांधी के पास गए, एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि भी वो रेडी हैं कि भी वो गांधी जी को फॉलो करेंगे जेल में, मतलब गांधी जी के साथ जेल जाएंगे हम भी, तो उन्होंने ऐसा सोच लिया ये बातें करके। द बैटल ऑफ द चंपारण इज़ वॉन, ही एक्सक्लेम्ड, तो गांधी जी ने एकदम से ज़ोर से मतलब खुश होकर के कहा कि फिर तो चंपारण की लड़ाई हमने जीत लिया, अगर तुम हमारे साथ जेल जाओगे तो फिर तो लड़ाई जीत गए हम। देन ही टूक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द order in which each pair was to court arrest। अब उन्होंने क्या किया, एक कागज़ का टुकड़ा लिया और उस जो ग्रुप था, जो वकीलों का जो ग्रुप था, उनको पेयर में बांट दिया, हिस्सों में बांट दिया कि भाई किसको किस तरीके से अपनी गिरफ्तारी देनी है, ठीक है, कोर्ट को अरेस्ट भाई कोर्ट किस तरीके से करेगा, उसको हिस्सों में उन्होंने ग्रुप को बांट दिया। सेवरल डेज लेटर, और कई दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। तो फिर कई दिनों के बाद, ठीक है, गांधी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिला, एक लिखा हुआ कुछ मिला, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि भाई मैजिस्ट्रेट जो था, जो जज था वहाँ पे, वो इन्फॉर्म कर रहा था उस रिटन कम्युनिकेशन में कि भाई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस प्रोविंस के, उस स्टेट के, उन्होंने ऑर्डर किया था कि इस केस को छोड़ दिया जाएगा, मतलब ये केस अब मतलब छोड़ दिया गया है, जो गांधी जी पे केस चल रहा था उसको वो बंद कर दिया गया है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्राइम्प्ड, तो इस तरीके से जो सिविल डिसोबीडियंस थी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उन्होंने चलाया था, तो उसकी अब क्या हो गया था, ट्राइम्प, उसकी जीत हो गई थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और ऐसा इस आधुनिक भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि भी बिल्कुल उन्होंने कोई भी बिना कोई कुछ झगड़ा किए बिल्कुल आराम से किसी बात को अंग्रेज़ों से प्राप्त कर लिया था। गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। अब गांधी जी ने क्या किया इसके बाद, और जो उनके साथ जो लॉयर्स थे, जितने भी वकील थे, प्रोसीड किया अब उन्होंने किसको, फार फ्लंग इंक्वायरी, जो इंक्वायरी वो कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे इंडिगो फार्मिंग के बारे में, और अंग्रेज़ों के जो इंग्लिश जो लैंडलॉर्ड थे उनके बारे में। अब उन्होंने फार फ्लंग मतलब दूर के इलाकों में, फार फ्लंग का मतलब दूर के इलाकों में इंक्वायरी शुरू कर दी कि भी उनकी जो शिकायतें थी, फार्मर्स की जितनी भी ग्रीवेंसेस थी, उनके बारे में उन्होंने जाँच पड़ताल शुरू कर दी। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेशेंट्स वर रिटन डाउन, तो डिपोजिशंस मतलब जो बयान थे, लगभग 10,000 किसानों के बयान रिटन डाउन मतलब लिख लिए गए। नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंसेस, और जो दूसरे एविडेंसेस थे, मतलब जितने भी सबूत थे दूसरे, उनको नोट कर लिया गया और उन पे नोट्स बना लिए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए उन्होंने इंग्लिश जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट।
द होल एरिया थ्रोब्ड विद एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वीमेन एंड प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब जो होल एरिया, जितना भी वो एरिया था जहाँ पर ये इंडिगो फार्मिंग हो रही थी, थ्रोब्ड, थ्रोब्ड मतलब कांप उठा। किससे कांप उठा? एक्टिविटी जो हो रही थी वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स की, और विमेन एंड प्रोटेस्ट मतलब जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट्स हो रहे थे लैंडलॉर्ड के द्वारा, उन सब को के कारण पूरा का पूरा जो एरिया था वो कांप उठा, मतलब पूरा सब जगह प्रोटेस्ट होने लगे। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एडवर्ड गेट, ठीक है, उन्होंने गांधी जी को बुलाया। बिफोर ही वेंट ही मैट लीडिंग एसोसिएट्स। तो वहाँ पर जाने से पहले, उनसे एडवर्ड गेट से मिलने से पहले, गांधी जी अपने जो एसोसिएट्स थे, जितने भी अपने साथी थे, उनसे मिले एंड गेव लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। तो उसको क्या किया, उन्होंने एक प्लान बनाया सिविल डिसोबीडियंस का, कि भाई यदि वो नहीं रिटर्न हुए, गांधी जी वापस नहीं आए, तो उन्होंने क्या करना है, इस तरीके का प्लान उन्होंने बना लिया। भाई उन्होंने सोचा भी कहीं अरेस्ट ना कर लें या फिर कोई और दिक्कत ना आ जाए। तो गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज़। तो प्रोटेक्टेड मतलब होता है लंबे लंबे, ठीक है, बहुत लंबे लंबे इंटरव्यू चले, मतलब बातचीत चली। किसके साथ? विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation। तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बातचीत के बाद, ठीक है, जो रिजल्ट निकला बातचीत का, उन्होंने अपॉइंट कर दिया, मतलब एक तैयार कर दिया, एक बना दी, एक कमेटी गठित कर दी। किस चीज़ की? ऑफिशियल कमीशन, मतलब सरकारी एक कमीशन बना दिया जो इंक्वायरी करेगा इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के सिचुएशन के बारे में, पता लगाएगा भी किसानों के साथ क्या क्या हो रहा है और कितनी उनके साथ ज्यादती हुई है। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। तो इस कमीशन में कौन कौन थे? इस कमीशन में थे लैंडलॉर्ड्स, मतलब ज़मींदार थे, इंग्लिश जो लैंडलॉर्ड्स थे वो थे। तो इस कमीशन में गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी ऑफिसर थे, और गांधी जी थे। गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीसेंट्स। और रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? किसानों के रिप्रेजेंटेटिव अकेले गांधी जी थे उनमें। उस पूरे जो भी कमीशन उन्होंने कंसिस्ट किया था, कमीशन जो बनाया था, उसमें गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे थे किसानों को। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। तो जो गांधी जी थे वो चंपारण में कितने दिन रहे? इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। वो इनिशियल मतलब शुरुआती और बिना रुके लगातार रहे वहाँ पर लगभग 7 महीनों के पीरियड के लिए। देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, और इसके बाद भी वो छोटी छोटी विजिट्स करते रहे चंपारण की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। तो लुइस फिशर बता रहे हैं ये इसके राइटर कि द विजिट, जो विजिट गांधी जी ने की थी, अंडरटेकन कैजुअली, बिल्कुल आमतौर पे सिर्फ उन्होंने एक छोटी सी सोचा था भी कैजुअल सी मीटिंग है, थोड़े एक बार मिल के आना है भाई। उसकी जो एंट्रीटी थी, जो उसने प्रार्थना करी थी, अनलेटेड पीसेंट मतलब राजकुमार शुक्ला ने जो उससे गांधी जी से प्रार्थना करी थी एक बार विजिट करने की, और एक्सपेक्टेशन थी गांधी को कि भी 1-2 दिन ही लगने हैं, और इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, कि भी कुछ दिनों में ये सब काम ख़त्म करके वापस आ जाएंगे। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। और इसमें कितना टाइम लग गया गांधी जी का? गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल वहाँ पर लग गया, जबकि उन्होंने सोचा था कि थोड़े दिन ही वहाँ पर लगने हैं राजकुमार शुक्ला के अनुसार। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed, in principle, to make refunds to the peasants। तो ऑफिशियल इंक्वायरी जो थी, जो वहाँ पे जो सरकारी इंक्वायरी थी, असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन। तो वहाँ पे उसमें क्या हो गया? बहुत सारी चीज़ें। क्रशिंग माउंटेन मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो उन्होंने उन लोगों को क्रश किया था, किसानों को, एक अंबार खड़ा हो गया, एक पहाड़ खड़ा हो गया सबूतों का उनके अगेंस्ट, मतलब इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो गई, ठीक है, जो प्लांटिंग कर रहे थे इंडिगो की, नील की खेती जो करने वाले एस्टेट के मालिक थे। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड। जब उन्होंने ये सब कुछ देखा
तो वो मान गए, मतलब ऑफिशियल इंक्वायरी में सब कुछ उनके अगेंस्ट आ रहा था। इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पेशेंट्स। तो अब क्या था कि भाई उनको रिफंड करना पड़ेगा, मतलब किसानों के जो पैसे हैं वो लौटाने पड़ेंगे, वो मान गए। बट हाउ मच, लेकिन कितना कितना लौटाना पड़ेगा, मस्ट वी पे, दे आस्क्ड। जो उनकी मीटिंग हो रही थी, जो कमीशन था, उसमें लैंडलॉर्ड्स का भी रिप्रेजेंटेटिव था, तो उसने पूछा भाई हमें कितना लौटाना पड़ेगा। तो उन्होंने गांधी जी से ये बात पूछी। तो दे थॉट ही वुड डिमांड पेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो वो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे फार्मर्स के, लैंडलॉर्ड्स के, उन्होंने सोचा कि भाई वो डिमांड करेंगे रीपेमेंट की फुल, भाई पूरे जितने भी उन्होंने उनसे लिया है वो सारे पैसे मांगेंगे। ठीक है। दे हैड इलीगली, भाई जो उन्होंने गैर कानूनी रूप से और डिसीटफुली मतलब धोखे से, एक्सटोर्ट मतलब वसूला है, किससे, शेयर क्रॉपर से, किसानों से जो वसूले हैं गलत तरीके से पैसे, भाई ये पूरे के पूरे पैसे मांगेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने कितने कहे, केवल जितने पैसे तुमने लिया उसके आधा दे दो भाई, 50% दे दो। देर ही सीम्ड अडैम्प्ट, तो वहाँ पे लगा कि भी गांधी जी अड़ गए हैं भाई 50% पे। राइट्स रेवेंडर्ड जेड होज, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। भाई उन्होंने जे जेड होज, जो रेवंड थे, रेवंड जेड होज ने लिखा है कहीं पे कि भाई वो ब्रिटिश मिशनरी थे उस टाइम चंपारण में, और उन्होंने पूरे एपिसोड को बहुत ही ध्यान से देखा था। ठीक है, बहुत ही नज़दीक से देखा था, क्योंकि वो सारी बातों में वहीं पे उस इंक्वायरी में साथ थे। तो उन्होंने लिखा, क्या लिखा, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि भी वो इस बात पे अड़े रहेंगे और इस बात को नहीं छोड़ेंगे और 50% लेकर के ही मानेंगे। The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%। अब जो उनके लैंडलॉर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, प्लांटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ऑफ़र किया कि भी वो तो 25% देंगे, मतलब चौथा हिस्सा देंगे जितना उन्होंने लिया है। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उनके लिए बड़े अचंभे की बात थी ये कि मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, भाई उनके जो शब्द थे भाई 25% देंगे, उन्हीं वर्ड्स को ले लिया गांधी जी ने, मतलब मान लिया उनको, भाई हाँ चलो ठीक है भाई 25% दे दो। 10 ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस तरीके से जो डेडलॉक था, जो गतिरोध था, जो उनमें प्रॉब्लम बनी हुई थी, वो ब्रेक हो गई, वो ख़त्म हो गई वहाँ पे। दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड यूनेनिमसली बाय द कमीशन। अब जो ये सेटलमेंट हुई, जो उनका ये समझौता हुआ, वॉज अडोप्टेड यूनेनिमसली, मतलब उसको अडोप्ट कर लिया, मान लिया गया एक मत से। ठीक है, यूनेनिमसली एक मत से मान लिया गया बाय द कमीशन, उस कमीशन ने बिल्कुल एक बार में ही उसको मान लिया। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of their money and with part of their prestige। अब गांधी जी ने क्या एक्सप्लेन किया कि भाई जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ द रिफंड, भाई रिफंड का जो अमाउंट है वॉज लेस इम्पोर्टेंट, वो बहुत ही उसकी इम्पोर्टेंट नहीं है भाई कितने पैसे उनको मिल रहे हैं, देन द फैक्ट, बजाय कि उस फैक्ट के, उस सच्चाई के, दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ओब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर मनी, कि भाई लैंडलॉर्ड जो हैं वो ओब्लाइज कर रहे हैं, मतलब वो देने के लिए तैयार हैं, उनकी जो मनी उन्होंने उनसे ज़बरदस्ती गैर कानूनी रूप से वसूली हुई है, ये बड़ी बात है। एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और इसके साथ वो क्या दे रहे हैं, उनकी प्रेस्टीज, मतलब उनकी इज्जत भी तो ख़राब हो रही है कि भी उनको पैसा देना पड़ रहा है, भी उन्होंने, वो मान रहे हैं कि भी गैर कानूनी रूप से उन्होंने उनसे पैसा लिया था, तभी तो वो 25% दे रहे हैं। तो इसी तरीके से गांधी जी ने उनकी इस बात को पकड़ लिया। देयरफॉर एज फार एज द पीसेंट्स वर कंसर्न्ड, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। तो अब क्या हुआ कि देयरफॉर, जो ये सब कुछ हो रहा था, एज फार एज द पीसेंट्स वर कंसर्न, जहाँ तक किसानों की बात थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड, कि भी जो प्लांटर्स थे, जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे, वो जो नील की खेती करवाते थे, वो इस तरीके से बिहेव करते थे जैसे कि वो बहुत, जैसे वो भगवान हो, जैसे वो मालिक हों, ठीक है, और कानून से भी बढ़कर हों। Now the peasant saw that he had rights
एंड डिफेंडर्स। अब पीसेंट्स जो थे वहाँ पे, जो किसान थे, उन्होंने ये देखा कि भाई उनके पास अब राइट्स भी थे, अब अधिकार भी आ गए थे उनके पास, और डिफेंडर भी, भाई वो उसको डिफेंड भी कर सकते थे। गांधी और जो दूसरे लोग थे वो उस चीज़ को बचा सकते थे, उनकी रक्षा कर सकते थे। ही लर्न करेज। अब वो जो किसान थे वो क्या हो गया, उनमें उनमें हिम्मत आ गई, वो अब हौसला करना सीख गए, वो डेयरिंग हो गए वो। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। इस इवेंट के बाद गांधी जी की भी एक पोजीशन बन गई, ठीक है, गांधी जी को जानने लगे लोग। विद इन अ फ्यू ईयर द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर एस्टेट्स विच रिवर्टेड टू पीसेंट्स। तो अब क्या हुआ, विद अ फ्यू ईयर्स, भी कुछ सालों के बाद ही जो ब्रिटिश प्लांटर थे, अबेंडन मतलब छोड़ दी उन्होंने अपनी एस्टेट्स, मतलब जितनी भी ज़मीन थी वो सारी की सारी छोड़ दी, और वो ज़मीन किसको रिवर्ट हो गई, किसको मिल गई, वो मिल गई किसानों को, किसानों के पास वापस चली गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और जो नील की जो खेती थी वो वहाँ से चंपारण और उस एरिया से वो गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी ने कभी भी कंटेंट नहीं किया, मतलब अपने आप को संतुष्ट नहीं हुए गांधी जी विद लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन, कि भाई इतने बड़े बड़े जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे या इकोनॉमिक चेंज हो रहे थे, उनसे कभी भी गांधी जी संतुष्ट नहीं थे, उनसे ज़्यादा उनको मज़ा नहीं आ रहा था। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. तो गांधी जी ने वहाँ पर क्या देखा कि जो कल्चरल, मतलब जो लोग वहाँ के रहने वाले थे और उनमें कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस थी, मतलब वो सांस्कृतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी बिल्कुल पिछड़े हुए थे चंपारण के गाँवों में। एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग, और गांधी जी उनके लिए कुछ करना चाहते थे, इमीडिएटली, तुरंत कुछ करना चाह रहे थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स जो वहाँ पर थे उनसे अपील करी। महादेव देसाई और नरहरि पारिख जो थे, टू यंग मैन थे वो, हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसिपल, जिन्होंने अभी भी गांधी जी के नए नए शिष्य बने थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी गांधी जी को फॉलो कर रही थी। वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, उन्होंने इच्छा जताई, वॉलंटियर किया मतलब इच्छा जताई कि भी वो इसमें काम करेंगे जो गांधी जी चाह रहे हैं। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और बहुत सारे दूसरे लोग भी अलग अलग जगहों से, बम्बई, पूना और जो दूसरे पार्ट थे इंडिया के, वहाँ से ये काम करने के लिए आए। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम आश्रम एंड सो डिड मिसिज गांधी, और देवदास जो था गांधी जी का सबसे छोटा बेटा, वो भी वहाँ पर पहुँचा आश्रम से, और उसके साथ मिसिज गांधी मतलब कस्तूरबा गांधी भी वहाँ पर पहुँची। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनिंगनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कस्तूरबा गांधी ने आश्रम के रूल सिखाए उन लोगों को कि भी कैसे आश्रम में रहते हैं, और पर्सनल क्लीनिनेस, ये पर्सनल क्लीनिनेस कैसी होती है, साफ़ सफाई खुद की कैसे रखनी चाहिए, और समाज में कम्युनिटी सैनिटेशन भी, हमें अपने आसपास के एरिया की किस तरीके से सफाई करनी चाहिए, ये भी उनको सिखाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहाँ पर जो हेल्थ कंडीशंस थी, जो बीमारियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी और उसकी दयनीय स्थिति थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर, गांधी ने एक डॉक्टर को मतलब वॉलंटियर किया, मतलब उसकी इच्छा से सेवा करवाई। हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, के वो 6 महीने इस यहाँ की सेवा करें। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, सिर्फ वहाँ पे 3 ही दवाइयाँ अवेलेबल थी, कैस्ट्रोल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 थी, कैस्ट्रोल, कुनीन और सल्फर ऑइंटमेंट, तो इन्हीं से उनको इलाज करना था। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्ट्रोल, जब कोई अपनी जीभ में कोई प्रॉब्लम बताता था, कोटेड टंग मतलब कोटेड होता है परत, मतलब उसकी जीभ में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको एक डोज दी जाती थी कैस्ट्रोल की। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्ट्रोल, जब किसी बंदे को मलेरिया हो जाता था तो उसको मिलती थी कुनीन की दवाई, कुनीन प्लस और कैस्ट्रोल। और एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, यदि किसी स्किन में कोई घाव हो जाता था, फोड़ा हो जाता था, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्ट्रोल, उसको मिलती थी ये जो सल्फर ऑइंटमेंट थी ये, और उसके साथ मिलता था कैस्टर ऑयल। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लॉथ्स, गांधी ने नोटिस किया कि जो औरतों की जो
स्टेट है, फिल्दी, बहुत गंदी स्टेट में है, बहुत गंदी स्थिति में है उनके कपड़े। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू दैम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबा को बोला कि भाई इन औरतों से बात करो तुम। वन वोमेन टुक कस्तूरबा इन टू हर हट एंड सेड, लुक देर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड आवर हेयर फॉर क्लॉथ्स। भाई उस वो औरत क्या करा, उस औरत ने मिसिस गांधी को अपने वो घर में लेकर के गई, अपनी झोंपड़ी में लेकर के गई और उनको दिखाया, देखो देयर इज़ नो बॉक्स, यहाँ पर ना तो कोई बॉक्स है ना ही कोई अलमीरा है क्लॉथ्स रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग, और मेरे पास जो साड़ी है जो मैंने पहन रखी है वो मेरे पास इकलौती है, ठीक है, इसके अलावा मेरे पास कोई कपड़े भी नहीं है, तो इस तरीके से और मैं क्या पहनूँ, मतलब उसने अपनी गरीबी की हालत भी दिखाई। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। भाई जब गांधी जी चंपारण में इतने लंबे समय तक रहे तो गांधी ने दूर से ही वहीं से बैठे बैठे आश्रम पर भी पूरा ध्यान रखा, ठीक है। तो इसके बाद ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, और उन्होंने रेगुलर नियमित तौर पर वहाँ पे निर्देश देते रहे, डाक के द्वारा या फिर उन्होंने फाइनेंशियल जो अकाउंट्स थे वहाँ के, भाई जितना भी हिसाब किताब था उसके बारे में भी वहीं से इंस्ट्रक्शन वो देते रहे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने लिखा, गांधी जी ने लिखा वहाँ के निवासियों को कि भाई इट वॉज टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन, भाई ये टाइम आ गया है कि भाई आप जो आपके ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज हैं, जो लैट्रिन के पुराने गड्ढे हैं, उनको क्या करें आप, डिग न्यू वंस, उनके स्थान पर नए खोद दें, ठीक है, नए गड्ढे बना लो, क्यों क्या, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, कि भी पुरानों में से बहुत बुरी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। अब जो चंपारण एपिसोड जो था वो टर्निंग पॉइंट था इन गांधीज लाइफ, गांधी की लाइफ में एक बहुत ही मोड़ था, एक मतलब उनकी ज़िंदगी अब बदलने वाली थी। वट आई डिड, जो कुछ मैंने किया वो बताते हैं, ही एक्सप्लेन्ड, वॉज ए वेरी ऑर्डनरी थिंग, कि भी वो बहुत ही साधारण सी चीज़ थी। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ऑन कंट्री, कि भी वो कह रहे हैं कि भी ये तो साधारण सी बात थी, मैंने तो सिर्फ इतनी ही घोषणा करी थी कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते मेरे खुद के देश में, भाई मेरा देश है, भाई हमारे हिसाब से काम होना चाहिए, तो ब्रिटिश यहाँ पे क्यों ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये ऐसी उन्होंने साधारण सी बात बोला इसको। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन चंपारण का जो एक्ट था वो एक डेफियंस नहीं था, एक विरोध नहीं था। इट ग्रू आउट एन अटैम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेशेंट्स। बट ये क्या था, ये तो एक अटैम्प्ट था कि भी उनकी जो डिस्ट्रेस थी, जो उनकी निराशा थी उन लोगों की, बहुत सारे किसानों की, भी उसको एलिवेट करना था, उनको उठाना था, मतलब उनकी निराशा से भगानी थी, दूर भगानी थी। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और ये गांधी का टिपिकल पैटर्न था, मतलब इस ये तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल, और जो उनकी पॉलिटिक्स थी, जो उनकी राजनीति थी, वो इसके साथ प्रैक्टिकली जुड़ी हुई थी। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, और इस ये मैटर करती थी प्रॉब्लम्स जो बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम थी, तो वो इसको शो कर रहे हैं। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये जो थी, ये एब्स्ट्रैक्शन जो थी यहाँ पे, भाई विचार करना था उनको, ये लॉयल्टी के लिए, उनकी जो निष्ठा थी उसके लिए विचार करना था। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, और ये सारी की सारी जो उनकी निष्ठा थी ये उन ह्यूमन बींग्स के लिए थी जो वहाँ पे रह रहे थे। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. और इस सब में क्या हो रहा था, गांधी जी ने क्या किया, भाई उन्होंने ट्राई की मोल्ड करने की, मतलब बदलने की ट्राई करी, ए न्यू फ्री इंडियन, भाई एक नया जो आज़ाद भारत का निवासी होगा वो कैसा होगा, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा और इंडिया को फ्री कर सकेगा। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, और चंपारण एक्शन में क्या हुआ था, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट
who had become a devoted follower of the Mahatma Gandhi, came to bid Mahatma Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. तो अब एक जो अंग्रेज़ था चार्ल्स फ्रियर, ठीक है, वो चार्ल्स फ्रियर क्या था, वो गांधी जी का मतलब डिवोटेड फॉलोअर बना था अभी अभी चार्ल्स फ्रियर। उसने चंपारण के एक्शन को देख करके, और ये कौन था चार्ल्स फ्रियर, ये था इंग्लिश पेसिफिस्ट, मतलब शांतिवादी था, और ये गांधी जी को चंपारण एक्शन के बाद फॉलो करने लगा था। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, वो गांधी जी से जाने से पहले मिलने के लिए आया था। कहाँ जा रहा था वो जा रहा था फिजी आइलैंड पे अपनी ड्यूटी के लिए, मतलब वो अच्छे काम करने के लिए, इसी सोशल सर्विस के लिए जा रहा था। तो उससे पहले वो गांधी जी से मिलने आया, क्योंकि वो उनको फॉलो करता था, अच्छा मानता था और गांधी जी की तरह बनना चाहता था। गांधी लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो गांधी के लिए, गांधी के जो लॉयर फ्रेंड थे वहाँ पे, जो वकील थे, उनके दोस्त थॉट, उनको ऐसा लगा कि भाई ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि एंड्रू यहाँ पर चंपारण में रहे और उनकी हेल्प करे। एंड्रू वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड। तो एंड्रू वहाँ पे विलिंग भी था। एंड्रू ये कह रहा था कि अगर गांधी जी कहें, एग्री हों, तो भाई मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। बट गांधी वॉज वेमेनिस्टली अपोज्ड। अब गांधी जी ने वेमेंटली अपोज क्यों किया? अब वेमेंटली होता है स्ट्रांगली, बहुत जोरदार तरीके से इस बात का विरोध किया। ही सेड, तो उन्होंने क्या कहा, यू थिंक दैट in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side। कि भाई क्या कहा, यू थिंक, भाई आपको ऐसा लगता है कि अनइक्वल फाइट जो हो रही है यहाँ पे अंग्रेज़ों की और हमारी, वुड बी हेल्पफुल, भाई ये हमारे लिए कोई हेल्पफुल होगा कि हम एक इंग्लिश मैन को अपनी साइड में लें और उससे सेवा करवाएं और वो हमारे लिए सही करेगा, 100% करेगा। तो इस तरीके का गांधी जी ने बोला। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट। तो ये तो हमारी वीकनेस हो गई है, ठीक है, ये हमारे दिल में एक कमजोरी है हमारी, ये तो इस तरीके से गांधी जी ने बोला। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन दैम सेल्व टू विन द बैटल। और जो ये कॉज है, जो हम काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम हम कर रहे हैं भारत की आज़ादी के लिए, ये बहुत ही जस्ट है, मतलब जस्टिफाई करता है, बहुत अच्छा काम है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, और तुम्हें अपने आप पर ही रिलाई करना चाहिए, निर्भर करना चाहिए, टू विन द बैटल, के हमें एक लड़ाई खुद जीतनी है। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप, और तुम्हें इसमें कोई भी मतलब इस तरीके की कोई बात नहीं सोचनी चाहिए। तो इसमें तुम्हें कोई भी प्रॉप मतलब कोई भी सहारा नहीं ढूंढना चाहिए मिस्टर एंड्रू, बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वो तो एक इंग्लिशमैन है और आप उसको अपने इस काम में नहीं लगा सकते। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भाई गांधी जी ने हमारे माइंड्स को करेक्टली, बिल्कुल सही तरीके से पढ़ लिया था भी हम क्या चाहते हैं। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और उस बात के लिए हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन, और इस तरीके से गांधी जी ने हमें एक लेसन पढ़ा दिया इन सेल्फ रिलायंस, कि भी हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ रिलाई करना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड्स टुगेदर। सेल्फ रिलायंस जो आत्मनिर्भरता है, इंडियन इंडिपेंडेंस भारत की आज़ादी, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर, और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प, ये सब कुछ ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब कुछ आपस में जुड़े हुए थे, मिले हुए थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो आप सब इसको ध्यान से पढ़ें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको, बाय।